नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर आ रहे सुर्खियों पर। बघेल सरकार ने दी बड़ी सुविधा, खाद्य आयोग की वेबसाइट लॉन्च, राशन में गड़बड़ी की कर सकेंगे शिकायत। रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में महिलाओं के लिए मोबाइल क्लिनिक, सरकार का दावा, देश में अपनी तरह की पहली योजना। विक्रांत के खतरों से गिरी जनता, कांग्रेस रेणु जोगी बनी जकांश प्रमुख। अमित जोगी बोले, पार्टी में जयचंदो मीर जाफरों की जगह नहीं होगी। शराबी बेटे की करतूत, बलरामपुर में नशे में युवक ने केरोसिन डालकर मां को जिंदा जलाया, बड़ा बेटा घर लौटा तो हुई जानकारी। गौरेला पेंड्रा बरवाही में दुष्कर्म, पड़ोसी ने किया 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, भाई बचाने पहुंचा तो उससे भी मारपीट की, आरोपी फरार। नहीं थम रहे कोरोना के केस 2000 के पार, 2048 नए मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट खाद्य.cg.nic.in/CGSFC/ का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ी 5 योजनाओं की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से निराकरण हो सकेगा। इन योजनाओं के हितग्राही आवश्यकता होने पर सीधे वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें राज्य खाद्य आयोग के कार्यालय या ऐसे संबंधित कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। बघेल ने कहा कि राज्य के भ्रमण में जाने पर कई बार इन योजनाओं के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन शिकायतों के निवारण के लिए अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी। खाद्य आयोग की इस वेबसाइट के माध्यम से ऐसी शिकायतों पर पारदर्शी तरीके से त्वरित निराकरण होगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शराब नशे में धुत एक युवक ने अपनी मां को जिंदा जलाकर मार डाला। युवक ने मंगलवार की सुबह मां पर केरोसिन डालकर आग लगा दी और भाग निकला। शाम तक महिला ऐसे ही जमीन में पड़ी तड़पती रही। बड़ा बेटा खेत से जब घर लौटा तो घटना का पता चला। इसके बाद उसने मां को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार सुबह इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया और घटना राजपुर क्षेत्र की है। कहाँ चले आ रहे हैं? भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत का दंतेवाड़ा में आगमन हुआ। उन्होंने मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया और महिला संगठन को एकजुट कर सशक्त करने की बात कही। पूरे प्रदेश महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। हर जिले में महिला युवा मोर्चा द्वारा एक बड़ा संगठन तैयार किया जाएगा। और बहुत से ज़्यादा हम सबको प्रवास करना है जिले के प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, उनके आशीर्वाद से प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा का दायित्व मिला है। मैं माता रानी से आशीर्वाद लेने आई कि ऐसे ही उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना ने यहां पर 2000 का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक 2048 नए मरीजों की पहचान की गई। वहीं होम आइसोलेशन और अस्पताल से 1402 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 14 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। जो नए मरीज मिले उन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़कर 2,15,413 हो गया, जिसमें 1,94,997 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 18,770 अभी भी है।
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की कमान पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी अध्यक्ष स्वर्गीय अजय जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी संभालेंगी। सागौन बगले में बुधवार को संपन्न हुई बैठक में उन्हें पार्टी का सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बुधवार की सुबह सागौन बगले में जनता कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक पार्टी के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह और उपनेता डॉक्टर रेणु जोगी की मौजूदगी में करीब 11:30 बजे शुरू हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 2 नाम तय किए गए। पहला रेणु जोगी और महेश देवांगन का नाम तय किया गया। देखा इसके पहले भी हमने एक उपचुनाव देखा था 2006 में कोटा का। उस समय की सत्ता हमको संदेह नहीं था कि कुछ गड़बड़ होगी, परंतु एकदम उम्मीदों से उलट परिणाम आए और ऐसा लगा कि आंधी तूफान सबको भगा के ले। भैया मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मरवाही के पराजय के कारणों पर थोड़ा सा बात कर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन किया जा रहा है। मैंने अपनी तरफ से प्रदेश की सबसे वरिष्ठ महिला विधायक डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी का नाम प्रस्तावित किया। इसका समर्थन हमारे विधायक सिंह जी ने भी किया और निर्वाचन प्रक्रिया अभी जारी है। श्री LN सूर्यवंशी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, वे रिटर्निंग ऑफिसर हैं। यदि वो होते तो ऐसी स्थिति या ऐसी नौबत आती ही नहीं, परंतु ये जिम्मेदारी मुझे दी है और जैसा आपको मालूम है मैं अंतिम समय तक कांग्रेस पार्टी में थी और मैंने कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुसार कई बार प्रयास किया कि इस पार्टी का विलय कांग्रेस में भी हो जाए, पर हमारे जो प्रदेश के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के पंडरी स्थित सिटी सेंटर मॉल में बड़ा हादसा टल गया। मॉल में कपड़े के शोरूम में अचानक लगी आग, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वही आग लगने की सूचना के बाद मैनेजमेंट विभाग ने आनन फानन में मॉल खाली कराया। हालांकि मौके पर सुरक्षा कर्मियों ने पहुंचकर आग को काबू करने में कामयाब हुए। खतरे को देखते हुए दमकल की एक गाड़ी बुलाई गई थी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नाबालिग बच्चों से अगर काम करवाया जा रहा है तो मैं इसकी जांच करवाता हूँ। जांच पश्चात जो जानकारी प्राप्त होती है तो हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे आगे। शासन और प्रशासन के लिए बहुत ही शर्म की बात है, जहां प्रशासन का एक अंग शिक्षा विभाग जो नौनिहालों के लिए पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम चला रही है और वहीं पे दूसरी ओर प्रशासन का दूसरा अंग लोक निर्माण विभाग उन्हीं नौनिहालों से मजदूरी करवा रहा है। वास्तव में यह कांग्रेस की कुनीति का ही नतीजा है और इसीलिए शायद बिहार और जो मध्य प्रदेश में जो आज चुनाव परिणाम आए भाजपा के पक्ष में, कांग्रेस की इसी कुनीतियों का परिणाम है। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो देश का भविष्य है, इस क्षेत्र का भविष्य है, उनसे प्रशासन जो है मजदूरी करवा रहा है उन बच्चों से। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोरोना महामारी में स्कूल नहीं खोलने का निर्णय लिया गया और पढ़ाई तो हर द्वार चुराकर सिर्फ वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं स्कूली बच्चे भवन निर्माण में अन्य काम करते दिख रहे। लोक निर्माण विभाग ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। स्कूल बच्चों से काम करवा रहा है। ठेकेदार के द्वारा भवन निर्माण कार्य में बच्चों से काम लिया जा रहा है, लेकिन महिला बाल विकास हो या फिर स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धरे मूक दर्शक बना हुआ है। तस्वीर में दिख रहा है कि मामला गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड मुख्यालय का है, जहां पर लोक निर्माण विभाग भवन निर्माण में नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। रायगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली है। किसान पंजीयन के लिए राज्य सरकार ने 2 बार मोहलत बढ़ाई थी, जो मंगलवार को समाप्त हो गई है। किसान पंजीयन का काम पूरा हो चुका है। पिछले 5 सालों में इतने नए किसान कभी भी एक साथ नहीं जुड़े। हालांकि पुराने किसानों में से 2465 का पंजीयन डिलीट भी किया गया है। इसके बावजूद किसानों की संख्या और रकबों दोनों में बढ़ोतरी हुई है। इस साल सरकार ने गिरदावरी के आधार पर सख्ती से पंजीयन को क्लास से करने को कहा गया था। यही वजह की करीब 2500 पुराने किसानों के नाम डिलीट हो गए। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे सोचना है कि शरीर के प्रति स्वस्थ भी रहेंगे और हमारी राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। इस अवसर पर मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आया था और जो प्राकृतिक चिकित्सक पद्धति है वैदिक काल से ले आ रही है
और इस कोरोना काल ने हमको सिखा दिया है कि हमको पौराणिक विधि से हमको जीना है और अपनी जीवन शैली को भी उस अनुसार ढालना है। इस कोरोना काल ने सिखाया है कि हम योग और आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के हम पास रहें, प्रकृति के पास रहें। तो ये एक जो संगोष्ठी हो रही है, ये संगोष्ठी अभी के कोरोना काल को देखते हुए बहुत अच्छी रहेगी इसकी। रायगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सालय में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। इस अवसर में विधायक प्रकाश नायक ने अपने विचार भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पद्धति हमारी भारत की देन है तथा आयुर्वेद में संपूर्ण रोगों का उपचार मौजूद है। आयुर्वेद को हमें अधिक प्राथमिकता देते हुए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर अपने और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। लोकल भाषा में या फिर अपना जो इसमें बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर, ये हमारे जिला में 1% लगभग है। उसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग को सम्मिलित किया है। हम लोगों का टोटल टारगेट 1,58,000 लगभग है, जिसमें 15 साल तक के बच्चे लोगों को अपने को टीका लगाना है। अभी इस समय 23 नवंबर से 18 दिसंबर तक लगाया जाएगा, जिसमें सबको कवर किया जाएगा। बाद में इसी टीकाकरण को रूटीन इम्यूनाइजेशन में सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें मंगलवार और शुक्रवार को लगाया जाएगा। खबर कोंडागांव से है। कोंडागांव के आरएनटी हॉस्पिटल में पत्रकार वार्ता के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जापानी बुखार, जिसे देशी भाषा में मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, इससे बचाव के तरीके बताए गए। सीएचएमओ कोंडागांव द्वारा बताया गया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे प्रारंभिक रूप से 9 से 15 साल के बच्चों को लगाया जाएगा, जिसमें हमारा टारगेट है 1,58,000 घरों का। वैक्सीन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को लगेगी। वैक्सीनेशन 30 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि 9 से 15 साल के बच्चों को ये सबसे ज्यादा बीमारी होती है। सीएचएमओ ने बताया कि बीमारी पालतू पशुओं जैसे सुअर, पानी के बतख और घोड़े से जल्दी फैलता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लोकल भाषा में या फिर अपना जो इसमें बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर, ये हमारे जिला में 1% लगभग है। उसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग को सम्मिलित किया है। हम लोगों का टोटल टारगेट 1,58,000 लगभग है, जिसमें 15 साल तक के बच्चे लोगों को अपने को टीका लगाना है। अभी इस समय 23 नवंबर से 18 दिसंबर तक लगाया जाएगा, जिसमें सबको कवर किया जाएगा। बाद में इसी टीकाकरण को रूटीन इम्यूनाइजेशन में सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें मंगलवार और शुक्रवार को लगाया जाएगा। खबर कोरिया से है। ग्राम बिछा टोला से भैंसाताल होते हुए बिजली रोड का काम 2 साल से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। सड़क अब तक बनकर तैयार नहीं हो पाई है। जहां 2 टुकड़ों में कुछ स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका है, तो अब वो भी मरम्मत की स्थिति में पहुंच रही है। गांव की जनता को अगर कुछ लाभ होता भी है तो सरकार की ढिलाई विकास कार्य की गति को धीमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कांग्रेस की सत्ता में विधायक गुलाब कमरो इस कार्य का भूमि पूजन करने आए थे। तब उन्होंने ये दावा किया था कि यह कार्य बरसात आने से पहले पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तक 2 बरसात बीत चुकी हैं और ठेकेदार की मनमानी से निर्माण पूरा नहीं हुआ। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार नगर में बीती रात को राजकमल कालानोरिया में के घर अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने उनके दूसरे मंजिल में स्थित निवास पर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नगद राशि के साथ लगभग 5 से 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने घर में सो रहे बच्चों को बेहोश किया और चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस मामले में राजकुमार कलानोरिया ने बताया कि बीती रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे की घटना है। घर में बच्चे सो रहे थे, लेकिन आरोपियों ने दूसरे मंजिल में रखे अलमीरा के लॉकर को तोड़कर उसमें रखे 30-35 तोला सोना और 1 किलो चांदी के जेवर की चोरी की। मामले की जानकारी सुबह हुई, जिसकी रिपोर्ट बाराद्वार थाने में दर्ज करा दी गई।
अग्रवाल की रिपोर्ट पर से धारा 457 और 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें महेश कुमार अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि रात्रि लगभग 1 से 3:30 बजे के आसपास कोई अज्ञात चोर घर में दीवार फांदकर आया और उसके बाद घर से उसने लगभग 5.5 लाख रुपए का सोना, 40 लाख रुपए की चांदी और 50,000 कैश घर से चोरी किया गया है। सरगेटी थाना पुलिस ने 24 घंटे में तिफरा स्थित बिजली विभाग इंजीनियर के घर से 5 लाख की चोरी का सामान पार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 3.5 लाख का सामान भी बरामद किया है। आरोपी को पुलिस ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि सरगेटी पुलिस ने 2 दिन पहले तिफरा स्थित सीएसईबी कॉलोनी में चोरी के एक मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने बताया कि 17 नवंबर को आरती मधु कजूर निवासी तिफरा सीएसईबी कॉलोनी के घर चोरी हुई थी। 17 तारीख को, जिसमें सीएसईबी में कार्य करने वाले कार्यपालन अभियंता के घर में चोरी हुआ ऐसा जानकारी मिला, जिस पर सरगेटी पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और इसमें जो आरोपी था वो, चूँकि जो प्रार्थी थे वो घर पर नहीं थे, सूने मकान में चोरी हुई थी, तो आरोपी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस द्वारा जो है पूर्व में जो इस तरीके के अपराध किए थे उनको राउंड अप किया गया, जिसमें जानकारी मिली कि कुछ अन्य पूर्व में अपराध किए हुए थे चोरी का, वो शामिल हो सकते हैं। कबीरधाम जिले के वन परिक्षेत्रों में इस समय कुछ वन कर्मियों की मिलीभगत से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। क्षेत्र में वन माफिया खुलेआम बेशकीमती पेड़ों जैसे साल, सौगौन व अन्य तस्करी करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। पेड़ों की लगातार अवैध कटाई और बढ़ते अतिक्रमण के कारण जंगल का दायरा तेजी से सिकुड़ता नजर आ रहा है। इससे वन्य प्राणियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इसके बावजूद विभाग के अधिकारी बेपरवाह कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। कोरबा जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर अजगर बाहर पंचायत ग्राम सराय सिंगार से 2 किलोमीटर डरियार पहाड़ी इलाकों में यहां के लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर पहाड़ी कोरबा एवं आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं। कोरबा जिले में ऊर्जा नगरी के नाम से उसे जाना जाता है, जहां बिजली के उत्पादन की जाती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के लोग अंधेरों में रहने को मजबूर है, आज भी मजबूर है। लेकिन ये बात सत्य है कि समस्या आती है तो समाधान साथ लाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधेरों में रह रहे लोगों के लिए रोशनी का समाधान बनकर आए मास्टरमाइंड बालकों की टीम ने गांव को रोशन करने की ठानी। मास्टरमाइंड बालकों टीम द्वारा 2 और सौर ऊर्जा लाइट निःशुल्क लगाकर गांव को रोशन किया गया, जिससे लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं। सौर ऊर्जा लाइट लग जाने से गाँव के बच्चे प्रकाश की रोशनी में लंबे समय तक पढ़ाई कर सकेंगे। खबर बलौदा बाजार से, जहां मानव तस्कर एक बार फिर ग्रामीणों को ज्यादा पैसे देने का लालच देकर बाहर दूसरे प्रदेश में ले जाने को सक्रिय हो गए हैं। बीती देर रात उत्तर प्रदेश की 2 बस और छत्तीसगढ़ से 1 बस सहित एक पिकअप वाहन मानव तस्कर के लिए उपयोग किया जा रहा था, जिसे कसडोल एसडीएम टेकचंद अग्रवाल, तहसीलदार शंकर लाल सिन्हा सहित लेबर इंस्पेक्टर की सूझबूझ से पकड़ लिया गया। आपको बता दें, लगभग 350 बच्चे, बूढ़े और जवान लोगों को ले जाया जा रहा था। प्रवासी मजदूर आने के संबंध में जानकारी मेरे को एसडीएम साहब और पिथौरा के एसडीएम साहब के द्वारा जानकारी मिली थी कि बया से मजदूर निकलने वाले हैं ऐसे करके। तो हम लोग टीम बनाए रात को 8 बजे, मैं नायब तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार, RI, 4 पटवारी और 2 कोटवार के साथ अपन लोग टीम बना के गए
बया साइड जा रहे थे। सर, वर्तमान में लेबरों के साथ उनके ले जाने वाले माफिया या उसके मैट वगैरह कोई पकड़ा है क्या? मैट वगैरह का पता नहीं चल पाया, नाम पता चला है कोई पिथौरा का है, कोई ठेकेदार, वो ले जा रहा था, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाई है। सर, अभी वर्तमान में जो प्रवासी मजदूर को यहाँ रखा गया है उनके लिए खान पान की क्या व्यवस्था है? अभी सुबह नाश्ता कराया गया है, ला के उनको सुबह से नाश्ता करके व्यवस्था करवा दी गई, पानी के टैंकर से पानी मंगवा दिया गया है। अभी नाश्ता की और व्यवस्था कर रहे हैं। रायपुर जिले के अभनपुर स्थित केंद्रीय गांव में आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान होकर कमलेश साहू नामक युवक ने अपने परिवार को मारकर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमलेश साहू की पति और मां की तबीयत खराब रहती थी, इससे कमलेश की भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इससे तंग आकर उसने मां और दोनों बच्चों का गला घोटकर वहीं पत्नी का मंगलसूत्र से गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। कमलेश ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान होकर इस घटना को अंजाम दे रहा हूँ, इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। केंद्रीय गांव में हुई इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस सुसाइड नोट के सिरे को नकार रही है। अभनपुर के केंद्रीय गांव में 5 व्यक्तियों की मौत के विषय में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एसएसपी अजय यादव से फोन पर बातचीत की, तत्काल कार्रवाई एवं जांच के निर्देश दिए। अभनपुर थाना के पास केंद्रीय गांव है और वहां आज 5 व्यक्तियों की मौत की खबर मिली और बताया गया कि 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति है जो खुद फांसी से लटका हुआ है। तो मैंने एसएसपी अजय यादव से बात किया और उनसे कहा कि परिवार के 5 व्यक्तियों का एक साथ मौत बहुत बड़ी बात है, कारण क्या है उसको जरा स्पष्ट हो और गहराई से उसकी जांच हो। जांजगीर चांपा जिले में जुए की फड़ में उपजे विवाद के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई। चांपा थाना के बेलदार पारा क्षेत्र में दीपावली की रात शराब के नशे में जुआ खेल रहे 4 युवकों ने मिलकर अपने साथ ताश के पत्ते में दांव लगा रहे युवक को मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के बड़े भाई ने चांपा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में 4 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें संदेहियों ने ताश खेलने के दौरान विवाद होने पर मारपीट को स्वीकार किया। फिलहाल चांपा पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र का मामला है जिसमें प्रार्थी मंगल दास महंत इसके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका छोटा भाई समारू दास महंत इसकी किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है और उसकी लाश वहां मौके पर ही पड़ी हुई है, जिसपे पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर देखा गया कि वहां कुछ ताश की पत्तियां और कांच के कुछ गिलास और शराब की बॉटल्स भी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद ताश खेलते ये लोग वहां पर शराब खुरानी करते ताश खेल रहे थे। इस पर त्वरित ही अपराध कायम किया गया धारा 302 आईपीसी के तहत और इसमें पुलिस की टीम गठित की गई थी आरोपियों की पतासाजी हेतु और साथ ही मुखबिर भी लगाए गए थे। इसमें मुखबिर सूचना पर से जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर 4 संदेही विजय कुमार सहिस, मोहम्मद करीम खान, नंद किशोर देवांगन और राजकुमार देवांगन, इन चारों को पुलिस ने हिरासत में। जांजगीर चांपा जिले के सरहर गांव के गौठान में 20 मवेशियों की मौत का वीडियो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारा जारी किए जाने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी मवेशियों की मौत के मामले में गौठान समिति के बचाव में उतर आए। जिला पंचायत सीओ तीर्थराज अग्रवाल ने मामले की शिकायत भमनजी जनपद के सीओ के माध्यम से कराई। सीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में सरहर गौठान में एक भी मवेशी की मौत नहीं होने की जानकारी देते हुए गौठान समिति को क्लीन चिट दे दी, जबकि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौलेश्वर चंद्रकार ने जो वीडियो वायरल किया उसमें मृत मवेशियों की तस्वीरें हैं। जिस अधिकारी को गौठान समिति को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से जांच कराना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री जितेंद्र देवांगन ने इस मामले में सत्ता, संगठन और प्रशासन के बीच तालमेल नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिला सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष के बनाए वीडियो को अधिकारी नकार कर गलत साथ दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को चारागाह बनाकर खुद का पेट भरने में लगे हुए हैं। तो बोलना चाहूँगा 2 वर्ष पूर्ण हो गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बने हुए, और जिस प्रकार से वे कहते कि हमारे पायलट प्रोजेक्ट है गौवंश को आगे बढ़ाना, नरवा गरवा घुरवा बारी, ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास करने। मुझे क्या लगता है
आपके ही जिलाध्यक्ष के द्वारा उन्हीं की स्थानीय गांव में 20 मवेशी गौठान के अंदर मर जाते हैं और आप कहते हो कि गौवंश की हम रक्षा करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हमने जनपद सीओ और वहाँ पे वेटनरी की टीम को भेजा था और पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच, गौठान समिति के अध्यक्ष, ग्रामवासी की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पे ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। ये जरूर था कि पूर्व में एक मवेशी की मौत हुई थी गौठान में, लेकिन अभी वर्तमान में कोई मौत नहीं है या फिर कोई भी पशुओं का बंधक बना के नहीं रखा गया है और ना ही वहाँ पे पानी वानी का संकट है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।